हेलो स्टूडेंट्स। इससे पिछले वीडियो में हमने परमाणु में पाए जाने वाले तीन कण प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा की थी कि इनकी खोज कैसे हुई, इनके गुण क्या हैं, इनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। अब इस वीडियो में हम परमाणु से संबंधित दिए गए तीन मॉडल पढ़ेंगे। एक मॉडल तो पिछले अध्याय में हो चुका है, डाल्टन का परमाणु मॉडल। अब इस अध्याय में तीन मॉडल दिए गए हैं, तो इन तीन मॉडलों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। तो परमाणुओं के जो मॉडल है, परमाणु मॉडल, उसमें तीन मॉडल। एक मॉडल है थॉमसन का मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल। इस मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहते हैं, इसको पढ़ेंगे। जो दूसरा मॉडल है वो परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल है, या फिर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, वो पढ़ेंगे। और तीसरा परमाणु का बोर मॉडल या नील्स बोर मॉडल पढ़ेंगे। ये जो तीन मॉडल हैं, जैसा नाम से क्लियर है कि पहला जो मॉडल है जे थॉमसन ने दिया था, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन खोजा था। दूसरा मॉडल रदरफोर्ड ने दिया था, जिन्होंने नाभिक को खोजा है। तीसरा मॉडल नील्स बोर ने दिया है, और सबसे सर्वप्रचलित मॉडल यही है क्योंकि लास्ट में है। अब इसके बाद मॉडल नहीं दिया गया है, तो ये बिल्कुल सही मॉडल है। तो हम इन तीनों मॉडल के बारे में बात करेंगे। तो पहला हमारा जो मॉडल है थॉमसन का परमाणु मॉडल, इसी को कहते हैं तरबूज मॉडल। अब तरबूज मॉडल क्यों कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो जो जे थॉमसन है, जे थॉमसन या थॉमसन, इन्होंने 1897 में इलेक्ट्रॉन खोजा था। तो इलेक्ट्रॉन खोजने के बाद इन्होंने 1904 ईस्वी में एक मॉडल दिया परमाणु से संबंधित, जिसका नाम है थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो इन्होंने ये बताया कि जैसे तरबूज होता है, तो तरबूज में पूरा एरिया जो होता है लाल लाल होता है, और बीच में काले काले बीज धसे होते हैं। तो वैसे ही इन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है वो तरबूज की तरह होता है। जिस तरह से काले काले बीज होते हैं, वैसे ही बीच बीच में इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। बाकी का जैसे पूरा एरिया जो होता है लाल लाल होता है, तो जो लाल लाल एरिया होता है वो यहाँ पे उसको इन्होंने प्रोटॉन माना। इन्होंने ये बताया कि जो बाकी का एरिया है सब प्रोटॉन है, जो धनावेशित है यानी सब धन वाला है, और जो बीच में बीज की तरह संरचनाएं हैं ये इलेक्ट्रॉन है। तो एक तरबूज से तुलना करते हुए इन्होंने बताया था, इसीलिए इसका नाम पड़ा है थॉमसन का परमाणु मॉडल या थॉमसन का तरबूज मॉडल। तो ये बताएंगे कि जे थॉमसन ने सन 1904 में परमाणु से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें इन्होंने यह बताया जिस प्रकार से तरबूज में पूरा एरिया लाल लाल होता है, बीच में काले काले बीज धसे होते हैं, वैसे ही परमाणु में पूरा जो लाल लाल एरिया होता है वो प्रोटॉनों का होता है। उसी में बीच बीच में इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं, यानी पूरा जो एरिया होता है धनावेशित होता है, और बीच में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। लेकिन अब इस वीडियो में न्यूट्रॉन की कोई बात नहीं है। रीजन ये है कि न्यूट्रॉन की खोज हुई 1932 में, तो न्यूट्रॉन की बात कहाँ से होती। तो यहाँ पर ये बात बताई गई है कि जब पूरा एक तरबूज की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया तरबूज मॉडल। ये तो थॉमसन का परमाणु मॉडल है। अब इसमें जो मेन कमी है, यानी क्यों एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि ये जो मॉडल है ये ना परमाणु का स्थायित्व तो नहीं बताता है, यानी इससे परमाणु के स्थायित्व का ज्ञान नहीं होता है। जबकि जानते हैं कि सभी परमाणु स्थायी है। जैसे कि अब ये मार्कर है, अब मार्कर बहुत सारे परमाणु से मिलकर बना है। इसके सभी परमाणु स्थायी है, तभी मार्कर रुका हुआ है। स्थायी ना होते थोड़ी देर में मार्कर ही गायब हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि स्थायी होता है। इसी को बोलते हैं परमाणु का स्थायित्व, या इसी में टॉपिक आता है नाभिक का स्थायित्व। तो नाभिक के स्थायित्व की बात पढ़ेंगे, यानी नाभिक स्थायी क्यों होता है। इसका रीजन जो है वो तीसरे मॉडल में, नील्स बोर मॉडल में इस बारे को बताया गया है कि नाभिक स्थायी क्यों होता है। तो यहाँ पे इनकी भी गलती नहीं, क्योंकि इस समय नाभिक की खोज ही नहीं हुई थी, तब ये क्या बताएं। तो इन्होंने अपने अनुसार बातें बताई, तो लगभग सही बातें बताई कि प्रोटॉन धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। तो ये तो थॉमसन का परमाणु मॉडल हो गया। इसकी कमी भी जान गए कि इसमें
न्यूट्रॉन के बारे में चर्चा नहीं है, नाभिक के बारे में चर्चा नहीं है, क्योंकि खोज ही नहीं हुई थी और ये परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। इसके बाद जो दूसरा मॉडल है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, भले ही वो एक्सेप्टेड नहीं है, लेकिन जो नील का मॉडल है, नील्स बोर का, उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसी टॉपिक में हम साथ में ये भी पढ़ेंगे कि नाभिक की खोज कैसे हुई। तो नाभिक की खोज इसी मॉडल के दौरान हुई, नाभिक की खोज। तो नाभिक की खोज जो हुई थी उसका सन बता देते हैं, उसका सन था सन 1911। तो 1911 में नाभिक खोजा गया। अब कैसे नाभिक खोजा गया ये बताते हैं। तो यहाँ पे परमाणु का मॉडल और नाभिक की खोज दोनों एक ही बात में। तो दो रदरफोर्ड थे, इन्होंने एक स्रोत लिया जो कि रेडियो एक्टिव स्रोत लिया। अब इस रेडियो एक्टिव स्रोत में एक रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा। फिर इसके बाद यहाँ पे एक स्लिट यानी पतली दरार बनाई, ताकि जो किरणें हैं सिर्फ इसी में से होकर जाए, जरा इधर उधर ना करें। सामने सामने पतली सी दरार बना दी गई, इसका नाम स्लिट। उसके बाद फिर यहाँ पे इन्होंने पतली सी सोने की पन्नियां ली। तो उन पन्नियों को हथौड़े से पीट पीट के इतना पतला कर, यानी कि बहुत सारी सोने की पन्नी लिया, उनको एक के ऊपर एक ऐसे रखते गए। रखने के बाद हथौड़ा से इतना ज्यादा पीटे कि बिल्कुल ही पतली एकदम महीन हो गई, इतना महीन हो गई कि उनसे किरणें क्रॉस हो जाए। तो बहुत सारी पन्नियों को रखा। तो उसके बाद यहाँ पे एक फोटोग्राफी प्लेट लगा दिया, ताकि जो भी स्ट्रक्चर हो वो दिखाई पड़ जाए। तो इनके नाम लिख देते हैं। ये रेडियो एक्टिव स्रोत है, रेडियो एक्टिव स्रोत। इसके अंदर जो है ये रेडियो एक्टिव पदार्थ भरा हुआ है, रेडियो एक्टिव पदार्थ। ये जो संरचना है इसका नाम है स्लिट। ये सोने की पन्नी है, सोने की पन्नी। ये फोटोग्राफी प्लेट, जिस पर फिगर दिखना है, फोटोग्राफी प्लेट। ये सब हुई। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे अल्फा कणों की बमबारी, यानी बहुत सारे अल्फा कणों गुजारा। अब स्लिट लगा दिया ताकि इसी में से जाए। कि ऐसे में थे, कोई इधर भागता कोई इधर, लेकिन यहाँ पे क्या था कि भले बहुत ज्यादा, लेकिन लिमिटेड स्रोत रखा, इसमें से गुजरे। जब इसमें से गुजर के ये पन्नियों पर पड़े, तो क्लास करने के बाद जो भी स्ट्रक्चर इनका आया वो यहाँ पे इन प्लेटों पर दिखाया गया, जो भी इनका सिस्टम आ गया। अब इसकी हम बारे में बात करते हैं कैसा हुआ। तो ये बताएंगे कि रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने सन 1911 में एक रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो एक्टिव स्रोत के अंदर रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा। उस रेडियो एक्टिव पदार्थ से उन्होंने अल्फा कणों की बमबारी की, अल्फा है तो अल्फा कणों की बमबारी की। फिर उन अल्फा कणों को एक पतली स्लिट से गुजारा, और स्लिट से गुजारने के बाद उन्होंने बहुत सारी सोने की पतली चादरें लिया, उनको हथौड़े से पीट पीट कर बिल्कुल महीन कर दिया, और फिर इस स्लिट के बाद उन अल्फा कणों को सोने की पतली चादरों से गुजारा। तो सोने के चादरों से गुजरने के बाद वो जो किरणें थी वो जाके फोटोग्राफी प्लेट पर छप गई। अब छपने के बाद जो निष्कर्ष निकला है, उस निष्कर्ष को समझाने के लिए हम एक चित्र और बनाएंगे। तो ये जो नाम यहाँ पे लिखा है इसको मिटा देते हैं, ये जगह कम है, ये यहाँ लिख देते हैं। जो रेडियो एक्टिव स्रोत है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट भाग है, रेडियो एक्टिव स्रोत है। अब यहाँ बात करते हैं, जैसे कि इन्होंने किरणें गुजारी, तो हम यहाँ पे कोई एरिया ले लेते हैं। जैसे ये एक परमाणु है, अब यहाँ पे किरणें गुजरी, अब बीच में मान लीजिए छोटा सा कोई एरिया, अब इसमें से किरणें गुजर रही हैं, ऐसे ही जा रही हैं। तो इस तरह से उन्होंने देखा कि अधिकतर जो किरणें हैं वो सीधा ही निकल जाती हैं, तो यहाँ भी गुजर जा रही हैं, यानी कि लगभग 90% से अधिक किरणें जो थी वो सीधा गुजर गई। इससे ये निष्कर्ष निकला, यानी निष्कर्ष भी यहाँ बता देते हैं, निष्कर्ष क्या क्या निकला।
तो पहली बात क्या है कि जब किरणें गुजारी गई, सोने की पन्नी जब किरणें गुजरी तो सोने की पन्नी में बहुत सारे परमाणु हैं, तो हम एक परमाणु की बात कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे बहुत सारे परमाणु हैं। तो परमाणु से अधिकतर जो अल्फा कण थे वो लगभग 90%, तो लगभग 90% कण सीधे निकल गए। इसका मतलब पहला निष्कर्ष ये निकला कि जो अधिकतर भाग है वो खाली है, अधिकतर भाग खाली, ये पहला निष्कर्ष निकला। यानी लगभग 90% या उससे अधिक का भाग खाली है, क्योंकि जो अल्फा कण थे इनको कोई रोकने वाला नहीं, प्रकाश से चले गए। फिर कुछ किरणें ऐसी थी जो किसी कण से टकराई और टकराने का उनकी जो दिशा थी वो तिरछा हो गई। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आई, अब जो इसमें छू गई और छू के तिरछा हो गई। और फिर लगभग 20,000 में से कोई एक किरण ऐसी थी जो बिल्कुल बीच में टकराई और टकरा कर वैसे ही वापस लौट आई। यानी किरणें जो सीधी जा रही हैं, अब ये तो सीधी जा ही रही, इनमें से क्या थी, एक कोई किरण जो थी ये वापस लौटी। तो इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि 20,000 किरणों में से कोई एक किरण वापस लौट रही है, यानी कि उसके बीच में कोई छोटा सा कण है, यानी बिल्कुल मध्य में, तो मध्य में एक छोटा सा कण है, अत्यंत छोटा, मध्य में छोटा कण जिसे टकराकर लौट आती है, और इसी कण का नाम रखा गया नाभिक। तुमने क्या पढ़ा इसमें कि जब रदरफोर्ड ने अपना प्रयोग किया तो उन्होंने ये देखा कि परमाणु में लगभग 90% या उससे अधिक भाग में अल्फा कणें सीधा, मतलब जो अल्फा किरणें थी वो सीधा गई और गुजर गई, किसी से नहीं टकराई। इससे ये पता चला कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली खोखला होता है। फिर कुछ किरणें ऐसी थी जो बीच में जाने के बाद किसी वस्तु से टकराकर हल्का तिरछा गुजर गई। इससे ये गेस हुआ कि बीच में कुछ ना कुछ है। और 20,000 किरणों में से कोई एक किरण ऐसी थी जो टकरा के जो बिल्कुल बीच से लड़ी और जस्ट लौट आई। इसका मतलब कि बीच में कोई एक बहुत छोटा सा कण होता है, छोटा सा भाग होता है, उसी का नाम रखा गया नाभिक। इस प्रकार से नाभिक की खोज हुई। तो यानी यहाँ पे क्या हुआ, इसके माध्यम से हमें तीन पता चली। इसमें यह पता चल गया कि परमाणु में प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाभिक होते हैं, पर न्यूट्रॉन तो यहाँ भी नहीं है, तो न्यूट्रॉन तो भी खोज बाद में हुई थी। तो इस प्रकार से नाभिक की खोज हुई, पर जो नाभिक का स्थायित्व है उसे ये भी नहीं समझा पाए। रीजन क्या था कि जो रदरफोर्ड थे उन्होंने ये बताया था, जैसे कि मान लीजिए नाभिक में प्रोटॉन है अंदर और न्यूट्रॉन, ये बात इन्होंने बता दी कि अंदर न्यूट्रॉन नहीं था, प्रोटॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन तब खोजा ही नहीं गया था। तो उन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऐसे चक्कर लगाता है, इस तरह से। अगर ऐसे चक्कर लगाएगा तो कुछ चक्कर के बाद ये लास्ट में जाएगा, जाके काम खत्म। अब इलेक्ट्रॉन घुस जाएगा अंदर, अंदर जाने पर काम खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से नाभिक कहाँ स्थायी रह पाएगा। तो जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है उसकी कमियों में मुख्य कमी वहां पे यही है कि नाभिक का स्थायित्व तो ये नहीं समझा पाए, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि जो नाभिक, जो इलेक्ट्रॉन है वो इस प्रकार की गति करता है कि धीरे धीरे उसका ऊर्जा का स्तर घटता जा रहा है। जब ऊर्जा का स्तर घटता जाएगा, घूमते घूमते एकदम लास्ट में नाभिक आएगा, फिर नाभिक के अंदर चला जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। इस तरह से देखते देखते वस्तुएं गायब हो जाएंगी, जादू हो जाएगा। यानी यहाँ पर नाभिक की खोज तो उन्होंने की, लेकिन ये नाभिक के स्थायित्व को नहीं समझा पाए, इसी का रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भी स्वीकार नहीं किया गया। तो उम्मीद करते हैं ये मॉडल समझ में आ गया आपको। इसमें दिखाना है कैसे अल्फा कण जा रही हैं, इसमें से क्रॉस कर रही हैं, इसी में से हमने एक परमाणु उठा के दिखा लिया कि किस प्रकार से ऐसा हो रहा है। अब इसके बाद हम बात करेंगे तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल, जिसका नाम है नील्स बोर का मॉडल। इसको मिटा देते हैं, नील्स बोर का परमाणु मॉडल या बोर मॉडल भी कहते हैं। तो नील्स बोर का परमाणु मॉडल, वैज्ञानिक का नाम था नील्स बोर। तो जो नील्स बोर का परमाणु मॉडल है ये किस सन में दिया गया, ये भी जाना जरूरी है। मॉडल परमाणु लिखा है, परमाणु मॉडल ये जो दिया गया था 1913 में दिया गया, परमाणु मॉडल सन 1913। अब ये एक्सेप्टेड क्यों है, क्योंकि नील्स बोर ने क्या बताया कि इससे परमाणु, अब इस परमाणु में यहाँ पे एक नाभिक है, तो जो प्रोटॉन होता है वो नाभिक के अंदर होता है धनावेशित,
और न्यूट्रॉन जो होता है वो भी नाभिक के अंदर होता है और अनावेशित होता है, यानी कोई आवेश नहीं होता। इसके बाद इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है बाहर की कक्षाओं में चक्कर लगाता है, जैसे पहली कक्षा, फिर दूसरी कक्षा दिखा दिया, तीसरी कक्षा, जैसे बाहर दिख रही चौथी, हम 4 कक्षा बात करते हैं। तो एक कक्षा का नाम हो गया के, एक का एल, एक का एम, एक का एन। अब इसमें क्या है कि अलग अलग कक्षा, चाहे इतना चक्कर लगाए लेकिन ना तो इधर जाएंगे ना तो इधर आएंगे। अब क्या है, परमाणु के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, कैसे इलेक्ट्रॉन इनमें चक्कर लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में बंधे हैं, ना अंदर जा पाएंगे ना बाहर जा पाएंगे, तो अपनी कक्षा में बंधे हैं, इसीलिए नाभिक का स्थायित्व है। तो नाभिक के स्थायित्व को दर्शाने वाला यही मॉडल है, जिसमें इन्होंने ये बताया कि परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, जिस नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन व उदासीन न्यूट्रॉन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर की कक्षा में अपनी अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो इनको कक्षा कहते हैं या फिर ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो अपने अपने ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाते हैं। अब ऊर्जा स्तर से न इधर आएंगे न उधर आएंगे, इस कारण जो पदार्थ जहाँ पे है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन जहाँ है उसी कक्षा में चक्कर लगा रहा है। जैसे सूरज है, अब सूरज के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, लेकिन अगर रदरफोर्ड की तरह बताते कि ऐसे ऐसे गए तो थोड़ी देर में जैसे मान लीजिए सूरज है, अब पृथ्वी चक्कर लगा रहे, रदरफोर्ड के अनुसार क्या होता है, ऐसे करते ऐसे चीजें थोड़ी देर में जाके पृथ्वी जाकर सूरज में घुस से खत्म हो जाती, पर ऐसा नहीं। तो ये जो था सही से चक्र नहीं बता पाए, स्पाइरल मोशन बता दिए थे। तो यहाँ पर क्या रिंग मोशन में कि जो इलेक्ट्रॉन है सबकी अलग अलग कक्षा है, अपने अपने कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। तो नील्स बोर का मॉडल जो है मेन किस बेस पर आधारित है, कक्षा या ऊर्जा स्तर के बारे में। फिर दूसरी बात, इन्होंने ऊर्जा स्तर के लिए एक सूत्र दिया है 2n², जहां n का मतलब होता है कक्षा की संख्या। इसको पहले भी बता चुके हैं संयोजकता निकालने में, यहाँ भी देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए n बराबर 1 है, तो 2n², तो 2 इंटू n की जगह 1 किया, 1 का स्क्वायर, तो 2 गुणा 1 एकम 2। फिर 2 इंटू n की जगह पे 2 कर दिया, दूसरी कक्षा में आ गए, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 गुणे 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8। तीसरी कक्षा में आए तो 2 की जगह 3 कर दिया, 3 का स्क्वायर, तो 2 गुणे 3 त्रिका 9, आ गया 18। चौथी कक्षा में आए 2 गुणे 4 का स्क्वायर, तो 2 गुणे 4 चौके 16, 16 दूना 32। पांचवी कक्षा में आए तो 2 गुणे 5 का स्क्वायर, तो 2 गुणे 5 पचा 25, 25 दूना 50। इसी तरह से अलग अलग कक्षा निकाल सकते हैं, यानी और भी कक्षा बनाए जितनी, तो कक्षा बहुत सारी होती है। अब इनसे ये पता चलता है कि जो पहली कक्षा है ये कक्षा, जैसे यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन आया, पहली कक्षा में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 से कम हो सकते हैं पर 2 से अधिक नहीं हो सकते। दूसरी कक्षा में इसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 से कम नहीं हो, मतलब अब कम हो सकते हैं, अधिक नहीं हो सकते। तीसरी कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। चौथी कक्षा में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। पांचवी कक्षा में अधिकतम 50 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसी तरह निकालते जाएंगे। तो ये फार्मूला बताया गया। और भी बातें यहाँ पे बताई गई हैं, जैसे कि इस तरीके से हम संयोजकता निकाल सकते हैं। तो संयोजकता निकालने की जो ट्रिक है वो यहीं से आती है। संयोजकता का यहाँ से हम पता कर सकते हैं, ऊर्जा स्तर हो गए, कक्षा की संख्या पता कर लेते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम ये पता कर सकते हैं कि कोई जो तत्व है, तत्व की प्रकृति पता कर सकते हैं, यानी कि तत्व धातु है, अधातु है, उपधातु है, जो भी होता है उसके बारे में हम यहीं से पता कर लेते हैं। तो जो नील्स का बोर का परमाणु मॉडल है बहुत ही बेटर है। इस मॉडल में नाभिक का स्थायित्व पता चलता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात। जैसे संयोजकता की बात करते हैं, थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसके लिए पता होना चाहिए परमाणु क्रमांक। जैसे कि हमारे पास है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13। तो पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 लिखे। दूसरी में अधिकतम 8 होते हैं, 8 लिखे, तो 8 2 हो गए 10। अब हमारे पास बचा कितना, 3। तीसरी कक्षा में 18 पर 18 कहाँ जाएंगे, ये तो दूसरी कक्षा के लिए भी कम है, तो लास्ट में 3 बचा। तो नियम ये होता है, जैसे मान ली पहली कक्षा में है, पहली से कोई दूसरी कक्षा में चला गया, अब दूसरी से तीसरी में जाने की क्षमता नहीं, तो दूसरी में जितनी चाहे उतने चक्कर लगा सकता है, लेकिन सोचो दूसरी से वापस पहले में चले जाए तो ऐसा संभव नहीं होता है। तो इन बराबर 2, हाँ इन बराबर 3, इसको नहीं लिखें,
n बराबर 4 है, n बराबर 5 है। तो जैसे कि अब यहाँ पे पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8 गया, फिर 3 बचा, 3 लास्ट में 3 बचा, तो 3 क्या हुई, 3 एल्यूमिनियम की संयोजकता है। और कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे सल्फर लेते हैं, सल्फर 16, तो 2 आया, 2 के बाद 8 आया, तो 10 हो गया, फिर लास्ट में करना 6। यानी तीसरी कक्षा 2 छूए, दूसरी के लिए भी पूरे नहीं, तो लास्ट में 6 है, लेकिन संयोजकता 6 नहीं होगी, ये याद रखेंगे कि लास्ट में 1 2 3 4 आता है संयोजकता। जैसे ही 4 को क्रॉस करे तुरंत 8 से माइनस कर दो, 6 है, 8 से माइनस कर देंगे, बचा कितना, 2, यानी कि सल्फर की संयोजकता आएगी 2। लास्ट में 7 बचेगा, 8 से निकालेंगे, संयोजकता आएगी 1। तो ये भी याद रखेंगे कि 1 2 3 4 संयोजकता होती है, लेकिन जब संख्या 3 4 से आगे जाए तो उसको 8 से घटा देते हैं। तो इस प्रकार से संयोजकता निकाल लेते हैं। यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो दिख रहा है इसी कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हो गया। तत्व की प्रकृति, संयोजकता 1 2 3 है तो वो धातु है, 4 है तो धातु अधातु कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद फिर लास्ट जैसे हमने बताया, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन बचा, यहाँ पे क्या बचा, 6 बचा है। अगर लास्ट में 1 2 3 बचे तो वो धातु है, 4 बचती है तो धातु या अधातु कुछ भी हो सकता है, वहां पे डाउट है। पर अगर लास्ट में 5 6 7 है तो वो अधातु है संख्या, अगर लास्ट में 8 है तो वो अक्रिय गैस है। तो इस तरीके से हम प्रकृति बता सकते हैं। और नाभिक स्थायित्व तो बता ही दिया कि नाभिक स्थायी है। अब यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अंदर है, इलेक्ट्रॉन बाहर है, और नाभिक पे एक नाभिकीय बल लगता है। नाभिकीय बल बहुत ही स्थायी बल होता है। इस बल के कारण ना तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन बाहर जा पाएंगे और ना ही इलेक्ट्रॉन अंदर आ पाएंगे। जो जहां है अपनी जगह है, इसीलिए सब कुछ अपनी जगह पे व्यवस्थित होता है। तो ये नील्स बोर का परमाणु मॉडल है। इसमें एक बात और है, अष्टक, कि अगर किसी को संतुष्ट होना तो अष्टक पूरा करना पड़ता है। अष्टक पूरा करने का मतलब कि लास्ट में उसके, जैसे मान लीजिए पहली कक्षा में तो लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हों, दूसरी में 8 पूरा हो, तीसरे में 18 पूरा हो, 32 पूरा हो, मतलब जो भी हो, अगर पूरा है उसको कहते हैं अष्टक। तो ये बातें इसमें हो गई। तो इस वीडियो में हमने 3 बातें पढ़ी, यानी 3 मॉडल पढ़ लिए। थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, साथ में नाभिक की खोज भी हो गई, और उसके बाद फिर नील्स बोर का परमाणु मॉडल। तो तीनों मॉडल हो गए, जिसमें सबसे चर्चित, सबसे फेमस और सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला सही जो मॉडल है वो यही नील्स बोर का परमाणु मॉडल है। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में इस अध्याय के जो भी टॉपिक बचे हैं उनको कवर करेंगे।